नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। सात की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया में आज क्या खास रहने वाला है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी हलचल और जनजातीय गौरव दिवस पर आज मध्य प्रदेश वासियों को कौन सी बड़ी सौगात मिलने जा रही है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर के आज राजनीति क्या कह रही है, तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में आज शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी होंगी शामिल, लागू होगा पेसा कानून। सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात का दौर जारी, आज राजनांदगांव दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री, 40 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण, भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, आज अंबिकापुर में आम सभा को करेंगे संबोधित, कल जशपुर में जुदेव की प्रतिमा का किया अनावरण। मध्य प्रदेश में रायसेन से दमोह तक जुड़े धर्मांतरण के तार, बच्चों के पिता ने खोले कई राज, बाल आयोग के कर्मचारियों पर भी नहीं मिलने देने का लगाया आरोप। रफ्तार का कहर लगातार जारी, बैतूल में ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत, केशकाल में भी 2 बाइक की भिड़ंत में एक की गई जान। और आज इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी, कई ग्लोबल लीडर्स से होगी मुलाकात। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे के साथ। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब 22 घंटे तक रुकेंगे और पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें, शहडोल की जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। शाम 5:30 बजे तक वो भोपाल पहुंचेंगी और शाम 6:30 बजे राजभवन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में राष्ट्रपति का पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा और राजभवन में शाम 7:15 बजे तक उनका कार्यक्रम होगा। राजमार्ग को 4 लेन करने के लिए शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, राष्ट्रपति कल महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में शामिल होंगी। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कल सम्मेलन होने जा रहा है। दोपहर 12:45 बजे स्टेट हैंगर भोपाल से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 1,500 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर भोपाल रेड जोन और नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के ट्रैफिक पुलिस ने डाइवर्टेड रूट भी जारी कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर रहते हैं भोपाल का हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार मध्य प्रदेश आ रही है, बेहद खास हो जाता है क्योंकि इनका ये पहला दौरा है। क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? और जिस हिसाब से अभी हमने दर्शकों को जानकारी भी दी कि भोपाल के ट्रैफिक रूट को काफी डाइवर्टेड किया गया है, तो तमाम दर्शकों को बताइए क्योंकि ऑफिस टाइम में जब वो निकलेंगे तो उनको काफी जो सड़क है परिवर्तन देखना पड़ेगा उसमें। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश की धरती पर आ रही है और उनका भव्य और पारंपरिक स्वागत करने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। और सबसे बड़ी बात है कि जनजातीय गौरव दिवस जो पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश सरकार ने मनाया था, इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में मनाया जा रहा है। और इस बार कार्यक्रम शहडोल में है जो सुदूर आदिवासी अंचल है और यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जो है जबलपुर पहुंचने वाली है। जबलपुर में उनका कुछ देर के लिए स्वागत होगा। दोपहर में जबलपुर पहुंचेंगे 12 बजे के बाद और उसके बाद वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ सीधे कार्यक्रम स्थल शहडोल रवाना होगी। शहडोल में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद करीब शाम 5 बजे भोपाल आगमन है राष्ट्रपति का और भोपाल में स्टेट हैंगर पर भी उनका भव्य स्वागत होगा और वहां से सीधे राजभवन पहुंचेगी। राजभवन में राष्ट्रपति के जो है सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में जनजातीय कलाकारों को बुलाया गया है। पूरे पारंपरिक रूप से उनका एक सिविक रिसेप्शन के रूप में स्वागत होगा और उसके बाद भोपाल में जो है एक बड़ी सौगात जो है मध्य प्रदेश के लोगों को मिलने वाली है। राता पानी, बैतूल, अब्दुल्लागंज
लोहागंज इटारसी जो मार्ग है, जिसके फोर लेन करने की आधारशिला जो है आज राष्ट्रपति रखेगी। इसके साथ ही ग्वालियर की जो लैब है उसका भी उद्घाटन आज वर्चुअली राष्ट्रपति करेंगी। आज राजभवन में ही रात्रि विश्राम होगा और कल एक भव्य कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड मैदान में होने वाला है, जिसमें महिला स्व सहायता समूह की 1 लाख से अधिक बहनें शामिल होने वाली, जिसको राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। और इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। इस बीच भोपाल की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो काफी बदली हुई रहेगी और भोपाल में राष्ट्रपति भवन से लेकर सीएम हाउस और एयरपोर्ट जाने वाले जो मार्ग है, उसके साथ ही जो लाल परेड ग्राउंड की तरफ जाने वाले मार्ग है, यहाँ पर पुलिस ने बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्लान तैयार किया है। जब राष्ट्रपति का दौरा जो है लाल परेड की तरफ होगा, तब जो है उस मार्ग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट से लेकर सीएम हाउस और राजभवन तक का जो मार्ग है वो भी राष्ट्रपति के आगमन के पहले ही बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान इस मार्ग से कोई भी नहीं गुजरेगा। आप लोगों को भी, जो दर्शक है भोपाल के, खासकर जो निवासी, उनको ये सलाह दी जाती है कि ट्रैफिक जो डाइवर्टेड जारी किया है पुलिस ने, उसको ध्यान में रखकर ही इन मार्गों पर चले। और सबसे बड़ी बात है कि धारा 144 भी लागू कर दी गई है। जहां राष्ट्रपति का कार्यक्रम है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम लाल परेड ग्राउंड के आसपास करीब 3 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के धरने प्रदर्शन से लेकर शस्त्र और किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि के लिए प्रतिबंध जारी कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिहाज से, सरकार के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात है कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। मध्य प्रदेश वासियों को ढेर सारी सौगातें भी देकर के जाएंगे अपने इस दौरे के दौरान। जैसे ही वो पहुंचेंगे ताजा तस्वीर जरूर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं रायपुर की। रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायपुर में ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी के दौरान आर्थिक तंगी झेल रहे परिवार को अब मदद मिलेगी। जी हां, IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया है। उनके निर्देश के बाद कलेक्टर ने CMHO और निगम आयुक्त को मरीज और उनके परिजनों की मदद के लिए भेजा। दरअसल 13 महीने के हर्ष नाम के बच्चे का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद कीमोथेरेपी के दौरान उनका परिवार आर्थिक तंगी झेल रहा है। उसके माता पिता ने एम्स के बाहर ही चाय का ठेला लगा लिया था। IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद CMHO और निगम आयुक्त ने बच्चे के पिता से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली और कलेक्टर ने हर संभव मदद के निर्देश अफसरों को दिए हैं। वहीं कलेक्टर ने बताया कि पीड़ित बच्चा आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर के स्वास्थ्य केंद्र में रहेगा और एम्स में इलाज में प्रशासन उसकी मदद करेगा। उन्होंने रेड क्रॉस फंड से बच्चों का इलाज कराने की बात कही। एम्स ने भी ट्वीट कर बच्चों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत फ्री में कराने की बात कही है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्टार जुड़ चुके हैं रायपुर से, उनसे बात कर लेते हैं। स्टार, हमने खबर दिखाई, उसका असर हुआ और अब देखिए 13 महीने का बच्चा जो जिंदगी और मौत के बीच में उसकी लगातार जूझ रहा था, अब उसका अच्छे से पूरा इलाज हो पाएगा। देखिए, IBC 24 लगातार अपनी इस सामाजिक सरोकार के लिए ही पहचाना जाता है कि जहां जनहित के मुद्दे रहते हैं, साथ ही साथ जो गंभीर मामले रहते हैं उसको प्रमुखता से हम दिखाते हैं, ताकि लोगों के जनमानस तक ये बात पहुंचे और ज़रूरतमंद को ज़रूरत पहुंच सके। और उसी का असर हुआ है कि जिस प्रकार से हमारे अपने चैनल पर हमने खबर दिखाई थी कि जो परिवार है अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए इलाज के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, किस तरीके से हिम्मत ना हारते हुए भी चाय का ठेला लगा लिया था और आर्थिक तंगी से परेशान थे बच्चे के भविष्य को लेकर। जब इस बात की खबर दिखाई गई तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया, तत्काल कलेक्टर को और निगम कमिश्नर को निर्देश दिया कि मामले में जो ज़रूरत हो वो पूरी की जाए। यहाँ तक कि CMHO को भी निर्देश दिया गया और उसके बाद CMHO ने भी निर्देश जारी करते हुए बच्चे के संपूर्ण इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ उनके जो परिजन हैं उनके लिए भी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने की बात कही। एम्स प्रबंधन ने भी जब ये जानकारी मिली कि उनके हॉस्पिटल के बाहर इस तरीके की परिवार जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उन्होंने अपने ट्वीट करके जानकारी दी कि बच्चे का संपूर्ण इलाज एम्स प्रबंधन द्वारा निःशुल्क किया जाएगा आयुष्मान योजना के तहत। तो ये कहीं ना कहीं
एक बड़ी खबर है, बड़ी उपलब्धि आईबीसी के लिए भी कही जा सकती है। और लेकिन आईबीसी लगातार इस तरीके से मामले उठाते आ रहा है और यही वजह है कि सरकार को संज्ञान में लेना पड़ा, जबकि जिम्मेदार कई लोग हैं, कई बड़े अधिकारी हैं जो उस रोड से सामने से रोजाना गुजरते हैं, लेकिन उन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही थी। और यही वजह है कि फिर आईबीसी 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और उसका संज्ञान उसको हुआ है, उसका बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल सर, और यही हमारा उद्देश्य भी रहता है। आईबीसी 24 हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और जो हमारी टैगलाइन है आईबीसी 24 सवाल आपका है, उसका एक बार फिर से हमने पालन किया है। और देखिए, एक मासूम बच्चे को बच्चे से इलाज मिलेगा और जो आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे थे अब उन्हें उसे जूझना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बात बिलासपुर की कर लेते हैं। बिलासपुर में सीएसएबी के एटीपी ऑपरेटर को बेहोश कर नकाबपोशों ने 13 लाख रुपए नगद लूट लिए। दयालबंद स्थित सीएसएबी की एटीपी मशीन में कलेक्ट हुए पैसे की ऑपरेटर वीरेंद्र सोनवानी काउंटिंग कर रहे थे। इसी दौरान 4 हथियारबंद नकाबपोश वहां पहुंचे। उन्होंने स्प्रे छिड़ककर वीरेंद्र को बेहोश कर दिया और 13 लाख से ज्यादा का कैश लेकर फरार हो गए। आरोपियों के हाथ में चाकू भी था। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। वे नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश की जा रही है। अभी उसके अनुसार बताऊं सर, 4-3 को दिखा है, एक दरवाजे पीछे छुपा हुआ है। तो पीछे 2 दरवाजे हैं, तो मेन गेट है, पीछे गेट से खाना पड़ता है। जितेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, एटीपी ऑपरेटर को बेहोश कर लूट की वारदात का मामला सामने आया है, गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए, अब घटना को अगर हम बात करें तो लगभग 12 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है, क्योंकि कल जिस तरह से देर शाम यहाँ एक घटना हुई है, एक बड़ी लूट की घटना है। 4 अज्ञात नकाबपोशों ने यहाँ पर चाकू की नोक पर यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम। दरअसल देखिए, कल जितेंद्र, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, थोड़ा अगर नेटवर्क में आकर के बात करने की कोशिश करें आप। सुन पा रहे हैं जितेंद्र? से यहाँ पर बिलासपुर में वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 अज्ञात नकाबपोश थे जो चाकू की नोक पर यहाँ पर लूट की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है। दरअसल देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो वारदात यहाँ पर किया गया है पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, क्योंकि बिजली बिल जमा करने का कल अंतिम दिवस था। ऐसे में जो लुटेरे हैं उनको जानकारी थी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं बिजली बिल जमा करने आते हैं। आप बता रहे हैं कि उनको जानकारी थी, बकायदा स्प्रे लेकर पहुंचे थे, चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। साफ है कि पहले से रेकी की गई थी या कोई करीबी ही मिला हो सकता है इस लूट में? निश्चित तौर पर पुलिस भी यही आशंका जता रही है और जिस तरह से जो लुटेरे हैं उन्होंने जिस तरह से ऑपरेटर से बातचीत की, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि स्थानीय लोग और जानकार इसमें शामिल हो सकते हैं, जिन्हें जानकारी है कि कल आखिरी दिन था बिजली बिल जमा करने का। ऐसे में बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचे थे यहाँ पर, एक बड़ा अमाउंट जो अगर कहें तो वो जमा हुआ था। लिहाजा पुलिस आशंका जता रही है कि आसपास के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लिहाजा उस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है। कुछ आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। कुछ संदेहियों को जरूर यहाँ पर देर रात पकड़ा गया है, जिनसे अभी पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा जितेंद्र, बेहद बड़ा ये मामला है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ इलाके के दौरे पर रहेंगे। भेंट मुलाकात अभियान के तहत वो ग्राम घुमका, बेलगांव, माड़ी तराई पहुंचेंगे और वहां आम जनता से मुलाकात करने के साथ उनकी समस्याएं जानेंगे। मुख्यमंत्री माड़ी तराई के आदर्श गोठान भी देखेंगे। इसके बाद लोगों से संपर्क और संवाद करते हुए शाम को 5 बजे वापस डोंगरगढ़ पहुंचेंगे और विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मंडलों से भेंट मुलाकात के बाद रात्रि विश्राम डोंगरगढ़ में ही करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज डोंगरगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, जितनी भी विधानसभा है उनके भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उनके दौरे पर इस वक्त जुटे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। जनसंवाद करते हैं, विभिन्न वर्गों के जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मुलाकात करते हैं और कहीं पर भी अगर कोई कमियां हो रही हैं तो उनको सुधारने के तत्काल निर्देश भी दे रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। और आज इसी सिलसिले में डोंगरगढ़ पहुंचेंगे, आदर्श गोठानों का निरीक्षण करेंगे, शाम को 5 बजे वापस लौटेंगे और इसके बाद रात्रि विश्राम आज उनका डोंगरगढ़ में ही होने जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज सरगुजा जिले के दौरे पर रहेंगे। 15 नवंबर की सुबह अंबिकापुर पहुंचेंगे, जहां आरएसएस के कार्यकर्ता पथ संचलन करेंगे। अलग अलग मार्गों से होते हुए आरएसएस के कार्यकर्ता मुख्य आयोजन स्थल पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां संघ प्रमुख का उद्बोधन होगा।
आयोजन स्थल पर 3 मंच बनाए गए हैं, जिसमें एक में मोहन भागवत के साथ कुछ प्रांत प्रमुख भी मंच साझा करेंगे। खास बात यह कि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वर्गीय राजमोहिनी देवी की पुत्री रामबाई करेंगी। राजमोहिनी देवी सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। इसके अलावा एक मंच पर साधु संत और एक मंच पर समाज प्रमुखों को स्थान दिया गया है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको दमोह से बता दें। आधारशिला संस्था में दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक ने इसमें संज्ञान लिया है। दमोह के कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखा है और घटना पर खेद जताकर कलेक्टर और एसपी को फटकार भी लगाई है और इसके साथ ही उन्होंने न्यायिक जांच करवाकर 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। तो दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने धर्मांतरण का पूरा खुलासा किया था और इसके बाद अब देखिए संज्ञान लिया गया है। दमोह के कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखा गया, घटना पर खेद भी जताई गई और उसके बाद कलेक्टर एसपी को फटकार भी लगाई गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि कलेक्टर और एसपी भी इस मामले में सहयोग नहीं कर रहे थे। जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष थे प्रियंक कानूनगो एफआईआर दर्ज कराने के लिए घंटों थाने में बैठे रहे, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन एफआईआर नहीं लिख रहा था और थक हार करके प्रियंक कानूनगो ने यह तक कह दिया था कि दमोह प्रशासन नकारा है। ऐसे में अब देखिए धर्मांतरण के गुनाहगारों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी और संज्ञान लिया गया है। दमोह कलेक्टर और एसपी को भी फटकार लगाई गई है। यह जो संस्था जो सामने आई है, इसने कभी भी हमारे विभाग के अंतर्गत भी कभी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और कभी भी कोई मान्यता नहीं ली और बिना मान्यता बिना जानकारी के इस प्रकार का संचालन किया जाना, ऐसी जानकारी हमको मिल रही है। और जो बच्चे वहाँ मिले हैं दिव्यांगजन, उनको भी जो है वो सब सारी शिक्षा दीक्षा जो है वो ईसाई मिशनरी के हिसाब से उन लोग देते पाए गए हैं और इसमें जो है मामला संज्ञान में लेकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दमोह और रायसेन की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के गुनहगार अपना खेल खेल रहे हैं। दमोह जिले के मड़ाहार में ईसाई मिशनरी के बाल गृह में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जब यहां पहुंचे तो यह खुलासा हुआ। ईसाई मिशनरी के बाल गृह में 91 बच्चे रह रहे हैं, लेकिन जांच हुई तो बाल गृह में सिर्फ 45 बच्चे मिले। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ ऐसा ही रायसेन में हुआ, जहां गौहरगंज बाल गृह में 3 सगे हिंदू भाई बहनों का धर्म परिवर्तन किए जाने की खबर है। तीनों बच्चों का नाम बदलकर मुस्लिम धर्म के मुताबिक रख दिया गया। बाल गृह संचालक हसीन परवेज पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों जिलों में बच्चों के पिता ने कई राज खोले हैं। दमोह के पीड़ित बच्चों के पिता ने बताया कि 2019 में भोपाल में बाल आयोग के कर्मी बच्चों को ले गए थे। जानकारी लेने कई बार बाल आयोग के दफ्तर गए, लेकिन अधिकारियों ने मिलने नहीं दिया। औरत लेके भागे थे भोपाल 2009 में, जिससे बच्चा पैदा हुए हैं सर 3 बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति वाले उठा के ले गए। 2019 में उनके पास हम कम से कम 50 बार घूम के आए कि हमारे बच्चे दे दो। उन लोगों ने आज तक ना तो बच्चे दिखाए हैं ना मिलने दिया। बाल संरक्षण विभाग के कर्मचारी और बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी इस पूरे के पूरे नेक्सस में शामिल हैं, इसलिए आयोग ने स्वयं यहाँ उपस्थित होकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस में एफआईआर कराने के लिए गए थे, शायद एफआईआर में कुछ समय लग रहा था तो हम लोगों को जानकारी लगी तो हम लोग भी यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सारे पदाधिकारी पहुँचे। कुछ बच्चे हैं जो अनलीगल रूप से रखे गए हैं। थाना दमोह देहात में स्वयं उपस्थित होकर अपराध पंजीबद्ध कराया है और अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना स्टार्ट की जा रही है। मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि धर्मांतरण को रोकने में सरकार नाकाम है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इस मुल्क में अब धर्म बदलना आसान नहीं है। अगर जानबूझकर हरकत की गई है तो जेल होगी। ये तो सरकार का दायित्व है और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, कोई भी धर्म का चाहे दूसरे धर्मों को सम्मान नहीं करते और उनके धर्म में दखल करते हैं तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि कठोर कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में सरकार बची कहाँ है, तंत्र हावी है। इस गतिविधियों में जो भी संलग्न हैं, वो चाहे मदरसे के लोग हों चाहे चर्चों के लोग हों, सबसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतना ख्याल रखिए कि धर्म नहीं बदला जा सकता। अगर ये हरकतें करोगे तो कानून के शिकंजे में आओगे और शिकंजे में आओगे तो जेल जाओगे। दमोह और रायसेन के सनसनीखेज मामले जाहिर करते हैं कि धर्म की गठरियों में फंसी मानसिकता मासूमों को भी शिकार बनाने से नहीं चूक रही है।
भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन जारी है। 4 दिन शेष हैं। प्रत्याशी के लिए भाजपा कांग्रेस का मंथन जारी है। वहीं आदिवासी समाज के 50 लोगों ने नामांकन फॉर्म ले लिया है। अभी भानु प्रताप उपचुनाव को लेकर के किस तरह से सियासी हलचल है, उसको देखिए एक रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुई। बैठक में सावित्री मंडावी और वीरेश ठाकुर का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया। एआईसीसी को दोनों नाम भेजे गए हैं। इधर स्वर्गीय मनोज मंडावी के बेटे अमन मंडावी ने अपनी मां सावित्री मंडावी के लिए नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाई कमान को भेज दिया गया और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाई कमान सीट भर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। चुनाव के लिए आदिवासी समाज के 50 से अधिक लोग नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे। प्रत्येक गांव से एक नॉमिनेशन करना है तो उस हिसाब से प्रत्येक गांव से आज नामांकन लेने के लिए हमारे सर्व आदिवासी के निर्देश पे सभी लोग आज नामांकन फॉर्म खरीद रहे हैं। चुनाव के नामांकन के लिए 4 दिन बचे हैं। कांग्रेस और भाजपा ने अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। सांसद रंजीत रंजन रायपुर आई, नक्सलियों पर विवादित बयान दिया जिस पर छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत की जा रही है। भाजपा जहां प्रदेश भर में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है तो वहीं मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि भाजपा को जो मुद्दा बनाना है वो बनाए। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के सही गलत नक्सली वाले बयान से छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाने लगी है। भानु प्रतापपुर चुनाव से पहले रंजीत के बयान को भाजपा भुनाने में जुटी है। रंजीत के बयान के मायने भाजपा नेता जनता को समझा रहे हैं। प्रदेश भर में रंजीत के बयान के खिलाफ भाजपा प्रदर्शन की तैयारी में। सांसद संतोष पांडे ने रंजीत के बयान को शहीदों का अपमान बताया। नितिन नबी ने कहा कि भाजपा रंजीत रंजन के बयान को मुद्दा बनाएगी। रंजीत रंजन जी का ये बयान चुनाव के समय जो आया है ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। नक्सलवादियों के समर्थन में इस प्रकार का बयान कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए, नक्सलवादियों को खुश करने के लिए तो नहीं दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा को जो भी मुद्दा बनाना है बनाए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मुद्दा बनाना है बनाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है। हाँ, रमन सिंह के साथ कार्यकाल में बढ़ा और हमारे कार्यकाल में घटा। चुनाव है तो विवादित बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन देखना होगा भानु प्रतापपुर के विकास की बात पर पहले बयान कौन देता है। मध्य प्रदेश सरकार सक्षम लोगों को मिलने वाली बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने की तैयारी में है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि सक्षम लोगों को सब्सिडी के दायरे से हटाया जाएगा। इतना ही नहीं, खुद ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया है कि वो बिजली सब्सिडी नहीं लेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में अभी 100 यूनिट बिजली बिल पर सब्सिडी का प्रावधान है और एक आंकड़े के मुताबिक मध्य प्रदेश में बिजली बिल पर सब्सिडी की वजह से सरकार पर सालाना करीब 24,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। ऐसा नहीं है, सैंक्शन अभी हुई है। ग्वालियर के लिए गौरव की बात है। आने वाले 20 साल के लिए बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। मैं आज भी अपील कर रहा हूं सार्वजनिक रूप से कि लोगों को अपने सब्सिडी, जो सक्षम लोग हैं, इनकम टैक्स पे ही हैं, उन लोगों को सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। भिलाई में चल रहे छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेल महोत्सव का रंगारंग समापन किया गया और इस खेल महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रमुख रूप से शामिल हुए। सीएम ने खिलाड़ियों की प्रतिभा की जमकर तारीफ की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर उन्होंने अलग अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित भी किया। बता दें कि भिलाई में पहली बार ओलंपिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। 7 से 14 नवंबर के बीच आयोजित इस खेल महोत्सव में 38 खेलों में करीब 5,000 खिलाड़ी शामिल हुए, जिन्होंने एक हफ्ते तक अपने हुनर का प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर भी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसे देख मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गदगद हो गए। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोत मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।